हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को एक स्वागत है द्वैत एजुकेशन में इनिशिएटिव बाय गेट एकेडमी। जितने भी लोग जो मेरे साथ बीपीएससी का जो तैयारी कर रहे थे एप्लीकेशन में और लाइव क्लासेस के थ्रू, अगर मान लीजिए यूट्यूब का भी वीडियो आता था आप लोगों के लिए, आज उसी वीडियो में आप सभी बच्चों के डिमांड पर हम लेकर के आए हुए हैं। क्या हम आप लोगों के डिमांड पर लेकर आए हुए हैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का स्टैटिक वाला पार्ट। ये स्टैटिक पार्ट है। हम आप लोगों को स्टैटिक पार्ट को भी पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ में इसका पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट भी हम आप लोगों को बताएंगे। स्टैटिक यहाँ पर इसलिए लिख दिया ना, स्टैटिक का मतलब कि ये चेंज नहीं होगा, ये परमानेंट यही था और यही रहेगा। और तो और आज आप लोगों का जो ये क्वेश्चंस जो हम आज करवाएंगे आप लोगों को, वो क्वेश्चंस आप लोगों के प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बीपीएससी या जेपीएससी स्पेशली हम फॉलो किए हैं। ठीक है, आप लोगों के एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं और आने का एक्सपेक्टेशंस मतलब होता है ना कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी रहेंगे। इसका पूरा डिटेल्स हम लोग इमेज के थ्रू भी पढ़ेंगे और थोड़ा सा हम आप लोगों को इसका अच्छे से डिटेल्स भी लेकर के चलेंगे और बेहतरीन तरीके से हम कोशिश करेंगे आप लोगों को एलाबोरेट कर सकें पूरे के पूरे क्वेश्चंस को। ठीक, नेक्स्ट टाइम जो आप लोगों को ये इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का जो क्वेश्चंस मिलेगा, वो क्वेश्चंस का लेवल होगा अप। आज जो लेवल है वो थोड़ा सा एवरेज वाला है, एकदम नीचे नहीं है, एवरेज से थोड़ा सा बोल सकते हैं एवरेज वाला। और नेक्स्ट वाला जो आप लोगों को मिलेगा वो अप वाला लेवल मिलेगा। इसमें हम आप लोगों का लेवल भी चेक करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों को इतना सब कुछ पता है कि नहीं। जैसे ही आप वीडियो में पहले क्वेश्चंस को देखेंगे ना, वैसे ही आप लोगों का जवाब ABCD आना चाहिए वीडियो को पॉज करने के बाद। और वहाँ पर जितने लोगों का जवाब रहेगा ना, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट टाइम से आप लोगों का लेवल जो होगा ना, उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे, क्वेश्चंस का लेवल। ठीक है, और मस्त मस्त टफ क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे जो बीपीएससी पहले पूछ चुका है, जेपीएससी पहले पूछ चुका है, या फिर कोई भी एक्सपेक्टेड ऐसा क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी में आ सकता है, तो वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ये सारे एग्जाम्स में आते हैं, तो ये कोई भी जगह का क्वेश्चंस रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही तैयारी करवा रहे हैं जो आपका ही एग्ज़ाम में आया हुआ है। कोई भी इंडिया में भी कहीं का भी आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जो इकोलॉजी का क्वेश्चन है वो इंडिया में, पूरे इंडिया में वही आएगा। जो एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है वो पूरे इंडिया में वही आएगा। तो ये कहीं का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। ये सब चीज़ इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ का टेंशन ना हो कि सर सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक ऐसे पोर्शन को फोकस नहीं ना कर रहे जो पोर्शन जो एग्ज़ाम में पहले आया हुआ है या कि नहीं आया हुआ है। वो सारे पोर्शन को हम लोग फोकस करें जो पहले आ चुका है और जो आने का एक्सपेक्टेड भी है। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हाँ, अच्छे से जवाब दीजिएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर स्टैटिक वाला ही है, इसलिए स्टैटिक लिख दिए थे। ये क्वेश्चन आप लोगों को जवाब देना है और ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। वीडियो को पॉज करिए और जवाब दीजिए। वेयर इज़ द नागरहोल नेशनल पार्क? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में और असम में। MP, KN, OD और AS। बताइएगा कहाँ पर रहेगा, जल्दी जल्दी बताइएगा कि ये कहाँ पर नागरहोल नेशनल पार्क आप लोगों को मिलेगा। वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पर जवाब दीजिए फटाफट। चलिए हम बताते हैं। अगर आप लोगों का जवाब यहाँ पर नागरहोल नेशनल पार्क जो है ऑप्शन नंबर B आ रहा है ना, तो एकदम करेक्ट आ रहा है, ये ही करेक्ट होगा। ये कहाँ मिलता है भाई? तो ये नागरहोल नेशनल पार्क जो है ना, ये हम लोगों को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक में। बहुत ही बेहतरीन पार्क है। अब आप बोलेंगे सर बेहतरीन क्यों बोल रहे हैं, नेशनल पार्क क्यों बोल रहे हैं बेहतरीन सा? क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान वो उद्यान होता है भाई, नेशनल पार्क वो पार्क होता है जहाँ पर कोई ना कोई स्पीसीज़ को, कोई ना कोई प्रजाति को वहाँ पर संरक्षित किया जाता है, उन लोगों का कंजर्वेशन किया जाता है, उन लोगों को प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है संजो करके, कि वो आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे ना, उन लोग उनको प्रोड्यूस कर सके और आने वाले हम लोगों के जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे, हम लोगों का जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो भी इनसे वाकिफ़ हो सके। इसलिए नेशनल पार्क बनाया जाता है उन लोगों को देखने के लिए और देख करके समझने के लिए कि हाँ शेर ऐसा दिखता है, हाँ सर चीता ऐसा दिखता है। आजकल कहाँ दिखते हैं भाई? पहले दिखते थे ज़्यादा से ज़्यादा। पहले भालू भी, जंगल वाला जो भालू होता था वो भालू वाला डमरू बजा बजा करके आता था भालू का नाच दिखाने। आजकल कहाँ दिखता है? आजकल सिर्फ आपको दिखेगा पार्क्स में, यही सब नेशनल पार्क में। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका डिटेल्स और क्या दिया हुआ है। उससे पहले आप लोगों को एक इमेज दिखा रहे हैं। ये नागरहोल नेशनल पार्क जो कि जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं द
ग्रेट बंगाल टाइगर, है ना, द ग्रेट बंगाल टाइगर को वहाँ पर रखा जाता है, जो कि उन लोगों को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि नागरहोल नेशनल पार्क को हम लोग ना राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नॉन एज राजीव गांधी नेशनल पार्क। मतलब समझिएगा, अगर आपको नागरहोल नेशनल पार्क नहीं दिया है ना, तो वहाँ पर राजीव गांधी नेशनल पार्क भी दे सकता है, तो दोनों का नाम सेम है, इसलिए ये वाला चीज़ को हम लेकर के आए हुए आप लोगों के लिए। अब ये पाया कहाँ जाता है सर, तो ये सिचुएटेड जो है ना, कोडागू नाम का जो जगह है, कोडागू नाम का जगह मैसूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। मैसूर कहाँ आता है सर, तो मैसूर आता है सर कर्नाटक में, कोडागू। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं पर रहते हैं तो लिखते हैं ना लैंडमार्क, लैंडमार्क के साथ उस एरिया का नाम, तो वो एरिया जो है वो कोडागू है और मैसूर नाम का डिस्ट्रिक्ट है, जो कि कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक में आएगा, कर्नाटक स्टेट में आएगा। ठीक, और क्या बोल रहे हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, उसका भी ये भाग है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तो नीलगिरी वो पहाड़ियाँ हैं जो कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को बीच में सिचुएटेड है, सेपरेट करती है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, उससे भी ये मतलब कि उसका भी एक पार्ट है, उसका भी एक भाग है। इट इज़, अब यहाँ पर किसको किसको हम लोग संरक्षित करते हैं, तो ये टाइगर्स, ठीक है, इंडियन बाइसन और एलिफेंट को भी। ठीक, मैसूर का कोगाडू जो ज़िला है वहाँ पर हम लोगों को मिलेगा, मैसूर ज़िले में, जो कि कर्नाटक में है। नीलगिरी बायोस्फीयर का एक रिजर्व का हिस्सा भी है, और यहाँ पर हम लोग बाघ को और भारतीय बाइसन को और साथ ही साथ में हाथियों को भी हम लोग संरक्षित करते हैं। कहाँ पर, तो ये राजीव गांधी नेशनल पार्क बोल दीजिए या फिर नागरहोल नेशनल पार्क बोल दीजिए, VVI है, VVI इसलिए स्टार मार्क बना दिया आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मच जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज फॉरेस्ट लैंड, 20, 23, 24, 28 सब परसेंटेज दिया हुआ है। भारत का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल वन भूमि है, 20% है, 23% है, 24% है कि 28% है, आप लोगों को बताना है ABCD में। फिर से वीडियो को पॉज करिएगा और जवाब दीजिएगा फटाफट। और हाँ, चलिए आगे जवाब दे दीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मेरे जवाब के साथ में आप लोग जवाब मिलाइएगा। आप लोगों को जवाब आ गया होगा, आई थिंक सो। चलिए हम बता देते हैं यहाँ पर जो दिया गया है ना, जो, और हाँ हम बोल रहे थे ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया गया, एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिया गया। एक्यूरेट वैल्यू अभी हम आप लोगों को बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं जियोग्राफिकल एरिया फॉर फॉरेस्ट लैंड। भारत का जो एरिया है, टोटल एरिया, विश्व में जितना भी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट हम लोग पढ़ते हैं, 7 कॉन्टिनेंट में थे, भारत जो है वो 7th नंबर का सबसे बिगेस्ट कंट्री है, जो कि विश्व के अकॉर्डिंग 2.43% एरिया को अपने पास में एक्वायर करता है। कौन, हमारा द ग्रेट इंडिया, हमारा महान भारत, वो 2.43% जो है ना, वो एरिया में हो जाता है 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है भारत का लैंड। अब ये लैंड अपने आप में 100% है ना भाई, ये अपने आप में 100% है, यस सर। तो इसका 100% में से कितना भौगोलिक क्षेत्र है, कितना जियोग्राफिकल एरिया भारत का फॉरेस्ट वाला है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट होगा। अगर 2011 का रिपोर्ट के 2021 का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, 11 नहीं 21, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का इंडिया में 24.62% जो एरिया है ना, वो फॉरेस्ट वाला है। और इसमें फॉरेस्ट वाले एरिया में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है ना, वो राज्यों में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट आ जाता है MP में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी MP में सिचुएटेड है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन बताइएगा कि MP में कितने नेशनल पार्क्स हैं। अभी और भी बढ़ गया है, ये संख्या और इंक्रीज हो गया। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क रखने वाला राज्य है। हम UT नहीं बोल रहे, UT में अंडमान निकोबार आ जाएगा, लेकिन अगर हम लोग राज्य का बात करते हैं तो वहाँ पर MP आएगा। आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलो अब ये एरिया को हम पूरा का पूरा एलोबरेट कर रहे हैं। मतलब ये एरिया जो अपने आप में 100% था, उसका 24.62% एरिया जो है ना, भारत का 2021 के एक आकलन, एक डेटा के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये एरिया पता चला है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं और भी डिटेल्स क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि देश में 24.62% जो हम लोगों का लैंड है ना, वो हम लोगों का अभी 2021 के एक आकलन के द्वारा हम लोगों को मिला है, जो कि अगर आवरण देखें 80.9 मिलियन
जो हेक्टेयर है ना, वहाँ पर हम लोगों का वन क्षेत्र है। अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा परसेंटेज वन क्षेत्र का है तो वो हो जाएगा मिज़ोरम में, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मिज़ोरम में परसेंट, सबसे कम हरियाणा में, और सबसे कम हरियाणा में ऐसे भी है, आप लोगों को पता है। और सबसे ज़्यादा अगर राज्य में हम लोग देख लेते हैं तो वो हो जाता है हम लोगों के एमपी में। परसेंट के अकॉर्डिंग हो जाता है मिज़ोरम और सबसे ज़्यादा हो जाता है एमपी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एमपी में परसेंट के अकॉर्डिंग कम है, वो थर्ड नंबर में, फोर्थ नंबर में आता है। सबसे ज़्यादा परसेंट में आता है मिज़ोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज़्यादा अगर पूरा का पूरा हम लोग फॉरेस्ट का बात करते हैं तो आता है एमपी, सेकंड नंबर में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश दोनों तरफ से दूसरे नंबर में है, ठीक है। तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर के साथ में देश के भौगोलिक का इतना प्रतिशत एरिया जो है ना वो एक्वायर करता है कौन, हम लोगों का द ग्रेट इंडिया। ये 2021 के जो टोटल जो कवर था ना फॉरेस्ट का, उसका हम लोग बात कर रहे हैं। 80.9 मिलियन हेक्टेयर एरिया एक्वायर करते हैं हम लोग, ठीक है। 24.62% जोग्राफिकल अगर हम लोग बात करते हैं एरिया के अकॉर्डिंग टू, जो कि अपने आप में 100% हम लोग देखे थे 32, 87, 263 का, ठीक है। तो ये टर्म को भी आपको ध्यान रखना था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है वही करवा रहे हो, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वीवीआई क्वेश्चन है, और ये वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में खास करके जानते हैं, ये सच बता रही है, BSSC में आया हुआ है, ठीक है, SSC में आया हुआ है। तो आप लोगों को बताना है विच काइंड ऑफ द फॉरेस्ट फाउंड इन द साइलेंट वैली। साइलेंट वैली में कैसा फॉरेस्ट पाया जाता है? ऑप्शन ए मैंग्रोव, डेसिडुअस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट। केरल का जो साइलेंट वैली है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए केरल में साइलेंट वैली है, ठीक है, जहाँ पर किस प्रकार का जंगल पाया जाता है, किस प्रकार का फॉरेस्ट पाया जाता है, आपको बताना है। मैंग्रोव, पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय, वर्षावन या फिर तटीय और दलदली क्षेत्र। हम हटते हैं साइड और आप लोगों का जवाब आना चाहिए। हम साइड हट जाते हैं, वीडियो को पॉज करिए और जवाब दीजिए। चलिए, आशा करते हैं आप लोग जवाब दे दिए होंगे। और अगर आप लोगों का जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ना, तो एकदम करेक्ट है। ये जवाब जो होगा हम लोगों का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये करेक्ट होगा। अब आप बोलेंगे सर कुछ भी हम रटेंगे क्या? नहीं, रटाएंगे नहीं। देखिए क्या है, हम अर्थ हम अब यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, मतलब नमूना पृथ्वी का एक मॉडल बना रहे हैं। आप लोगों को तो पता ही है, हम लोग पढ़े हुए भी है ज्योग्राफी में। तो इसमें सबसे बड़ी इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री लेटीट्यूड। इसी को हम लोग इक्वेटर और इसी को हम लोग भूमध्य रेखा, इसी को हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। इसी के पैरेलल में बहुत सारी इमेजिनरी लाइन होती है। पैरेलल बोल रहे, समानांतर बोल रहे, 90 ऊपर 90 नीचे। उनमें से इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन होती है भाई जो 23.5 नॉर्थ का बात करते हैं, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। फिर 23.5 साउथ का बात करते हैं, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो बच्चों आप लोग जानते हैं ना कि ये वाला जो एरिया होता है सर, ये पूरा का पूरा एरिया हम लोगों का क्या हो जाता है? ये पूरा का पूरा एरिया हम लोगों का होता है उष्णकटिबंध। ये वाला पूरा का पूरा एरिया होता है हम लोगों का टॉरिड जोन, है ना, उष्णकटिबंध होता है। और ये वाले एरिया में हम आप लोगों को बताए हुए भी हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश भी होता है। और इंडिया का अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन देख ले तो भारत हमारा इस जगह में सिचुएटेड है ना, इस जगह में भारत के बीचों बीच से एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है 8 राज्यों से। हम लोग पढ़े हुए भी है, ट्रिक भी, मित्र पर गमछा झाड़, है ना, तो वो वाला चीज़ का बात कर रहे हैं। तो भारत में केरल राज्य कहाँ आएगा बच्चों? इस जगह में आएगा ना, केरल इस जगह में आएगा कि नहीं? यस सर आएगा। तो अब बताइए, केरल अगर इस जगह में आता है तो क्या यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल रहा है? ये वाला एरिया जो होता है बिटवीन ट्रॉपिक वाला, इसी को हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला जोन भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग बिटवीन ट्रॉपिक वाला क्षेत्र को हम लोग उष्णकटिबंधीय या फिर टॉरिड जोन भी बोलते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो साइलेंट वैली आप लोगों को ध्यान रखना सबसे पहले केरल में। और केरल का जो फॉरेस्ट पाया जाता है बच्चों, वो फॉरेस्ट पाया जाता है क्या चीज़ का? वो पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर ऑप्शन को कैसे हिट किए? अब आप बोलेंगे सर डेसिडुअस, तो हाँ, लेकिन इसको हम लोगों को अगर ये ऑप्शन दिया है ना तो हम लोग इसको हिट करेंगे। मैक्सिमम जो फॉरेस्ट पाया जाता है साइलेंट वैली में वो पाया जाता है हम लोगों का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हम थोड़ा सा
आप लोगों को डिटेल्स लेकर के चल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, साइलेंट वैली से रिलेटेड थोड़ा सा टर्म है कि केरल का पलक्कड़ जिला जो है ना वहाँ पर है, ठीक है। और नीलगिरी की पहाड़ी जो है ना उनमें से एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, क्योंकि केरल का अगर हम लोग बात करते हैं, अगर मालाबार कोस्ट, अगर हम लोग कोरोमंडल कोस्ट का बात करते हैं, तो दोनों को मर्ज तो भाई कौन करता है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इस जगह में हम लोग बात करें वेस्टर्न कोस्ट, ये जगह का बात करें हम लोग ईस्टर्न कोस्ट, इस जगह में हम लोगों का नीलगिरी का पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर दोनों के दोनों कोस्ट ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दोनों के दोनों मर्ज होते हैं। तो ये हो जाता है हम लोगों का ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का बात। तो यहीं पर नीलगिरी की पहाड़ियों का एक हिस्सा भी है ये। अब इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और नम पर्णपाती वन शामिल है, मतलब मोइस्ट वाला डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा बच्चों। सिर्फ और सिर्फ डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलने से नहीं चलेगा, मोइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलने से चलेगा, मोइस्ट वाला आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। अलोंग विथ करीम पूजा एंड मुखुर्ती नेशनल पार्क, इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ नीलगिरी इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व। अब अगर हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर कि करीम पूजा जो एक जगह है और मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान का बात कर लेते हैं, तो ये दोनों का दोनों एक नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व भी है, उसका एक हिस्सा में आ जाता है, उसका एक पार्ट में आ जाता है ये मुकुर्ती और करीम पूजा वाला भी। तो साइलेंट वैली केरल आप लोगों को ध्यान रखना था। और डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट नहीं होगा, वहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा क्या, वहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। मॉइस्ट रहता है तो मॉइस्ट को हम लोग हिट करते हैं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चित्र भी देख लीजिए, इमेज भी देख लीजिए साइलेंट वैली का। ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है ना, ये हम लोगों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलने वाला है। ये डेसिडुअस मॉइस्ट फॉरेस्ट हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। ये ऑप्शन नंबर हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, जो अभी हम लोग देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बेट नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट विच एनिमल, बंगाल टाइगर, स्नो लिपर्ड, एशियाटिक लायन, वन हॉर्न राइनोज। कार्बेट नेशनल पार्क किस जानवर की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था, बंगाल टाइगर के लिए, हिम तेंदुआ के लिए, एशियाई शेर के लिए, क्या एक सींग वाले गेंडा के लिए। हम साइड हटे हुए हैं, आप लोगों का जवाब आना चाहिए। हम देखना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके आप लोग सही जवाब देते भी हैं कि नहीं। जिनका सारा करेक्ट जवाब आएगा ना तो उनको वेरी गुड बोलेंगे, ठीक है। चलो तो आप लोगों का जवाब आ गया होगा। और अगर आप लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो एकदम करेक्ट है, ये ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। बंगाल टाइगर जो होगा ना, यही इसका जवाब करेक्ट हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो पाया जाने वाला एनिमल है, जो पाया जाने वाला जानवर है, जो पाया जाने वाला वहाँ पर जानवर है जिसका रक्षा करते हैं हम लोग, वो है टाइगर, द ग्रेट बंगाल टाइगर, ठीक है। द ग्रेट बंगाल टाइगर को हम लोग वहाँ पर संरक्षित करते हैं। चलिए देखते हैं, एक छोटा सा चित्र है और ये देखिए लिखा हुआ है वेलकम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व है बच्चों, देखिए टाइगर रिजर्व है। टाइगर को रिजर्व करने के लिए, उन लोगों को संरक्षित करने के लिए ये रिजर्व बनाया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या बोल रहा हूँ, डोंट ब्लो हॉर्न इनसाइड द पार्क, नहीं बजाना है, पी कभी आवाज़ नहीं आना चाहिए। ये सब सारा उससे रिलेटेड टर्म है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आप लोग अगर गए होंगे तो जरूर बताइएगा चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, कौन कौन सा आप लोग बायोस्फीयर को घूम करके आए, नेशनल पार्क को घूम करके आए। इससे पहले इसका डिटेल्स देखते हैं। अब क्या बोल रहे हैं बच्चों, 1936 में ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बनाया गया था। सुनिए इसका पूरा डिटेल। 1936 में बना था भाई। उस समय इसका नाम जानते हैं, उस समय जब ये नेशनल पार्क बना था ना, तो ये नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है, इसी कारण से, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि उत्तराखंड में मिलेगा, यूके में, नैनीताल जिला में। और इसका नाम जानते हैं, एक टाइम पे होता था क्या, इसका नाम एक टाइम पे भगवान, अभी हम नहीं देंगे क्योंकि एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, भगवान के नाम पर होता था, ठीक है। लेकिन इसका नाम जानते हैं, फिर कर दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क करने का जो रीज़न है ना, क्योंकि जिम कॉर्बेट एक पर्सन थे जो कि भारत में एक स्पोर्ट्स पर्सन भी थे और पॉलिटिक्स में तो थे ही, और वो अंग्रेज़ थे। उन्हीं के नाम से ये उत्तराखंड का जो नेशनल पार्क है ना, उसका नाम रख दिया गया। लेकिन इसका नाम पहले भगवान के नाम पर होता था, अभी आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। या फिर कल करवा देंगे एक क्वेश्चन जो कि उससे रिलेटेड रहेगा, ठीक। इसलिए हम वो नाम नहीं बता, लेकिन ये बता दे रही है भगवान के नाम से था। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर आज नहीं करवा पाए वो क्वेश्चन तो ठीक है। मस्त नाम भी है। तो ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क में भी आता है। आप लोगों को बताना है, वेयर इज पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड।
अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है आप लोगों को बताना है। अरुणाचल में, हिमाचल में, मध्य में, आंध्र प्रदेश में, किस जगह में सिचुएटेड है आप लोगों को जवाब देना है बच्चों। हम हटते हैं साइड। आशा करते हैं आप लोगों का जवाब आ रहा होगा। चलिए, अगर हम लोग पंचमढ़ी बायोस्फीयर का बात करते हैं तो भाई ये एक नाम पर है, और पंचमढ़ी जो है ना हम लोग पढ़ते भी है, धूपगढ़ भी हम लोग पढ़े थे, सारी धूप में सुखाएंगे, एक ट्रिक भी पढ़े थे, 1350 में सुखाएंगे, जो कि मालवा के प्लेट्यू का जो पार्ट आता है पंचमढ़ी, उसी के सतपुरा वाला जो हम लोग पढ़े थे रेंज, वो सबसे हाईएस्ट पिक भी था धूपगढ़। तो ये पंचमढ़ी का अगर हम लोग बात कर दिए, मालवा का अगर बात कर दिए, सतपुरा का अगर बात कर दिए, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, यही सही जवाब है इसका। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक इमेज छोटा सा और बेहतरीन सा, यही हम लोगों का जो कि पाया जाता है पंचमढ़ी में जो बायोस्फीयर आपको मिलेगा, जो नेशनल पार्क वाला मिलेगा, ये पूरा का पूरा यही है। सुंदर देखने में लगता है। अगर आप जाएंगे मध्य प्रदेश में तो जरूर घूम करके आइएगा। और यहाँ पर ये अगर बात कर दें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टार मार्क के रूप में याद करिएगा। यूनेस्को के विश्व धरोहर वाले स्थल में भी इसको शामिल किया गया है 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में। किसको? ये पंचमढ़ी का बायोस्फीयर रिजर्व को। और तो और यहाँ पर किसको किसको संरक्षित करते हैं? जंगली सुअर, गौर, चीतल और साथ ही साथ में हिरन को भी। ठीक है, तो ये सारा टर्म आप ध्यान रखिएगा। यूनेस्को के विश्व धरोहर वाले स्थल में अगर हम लोग शामिल करते हैं तो वो शामिल करते हैं पंचमढ़ी का जो बायोस्फीयर रिजर्व है, हम लोग उसको भी करते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड भी है। ठीक है, मतलब पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन द मिड्स ऑफ द सतपुरा रेंजेस, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इट वाज डेजिग्नेटेड एज बायोस्फीयर रिजर्व 2009 बाय द यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व में इसको डाल दिया गया। ठीक है, ट्रांजिशन जोन जो है बिटवीन द फॉरेस्ट स्पीसीज ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, दोनों घाट का जो फॉरेस्ट स्पीसीज जो है ना वो पाया जाता है। चाहे उसमें हम लोग जंगली सुअर का बात कर लें, ये बोर, वाइल्ड बोर, ठीक है, चाहे गौर का बात कर ले, चीतल का, या फिर हिरन का ही बात कर ले, जो भी जंगली है ना, जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट वाले जगह में जो पाया जाता है, उसी का हम लोग बात कर रहे हैं। चलो, आप लोगों का जवाब करेक्ट आया होगा, हम आशा करते हैं, और नहीं भी आया होगा तो इसका डिटेल्स भी जान गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को जवाब देना है बच्चों कि सी काउ जो है फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया? नौकरेक, गल्फ ऑफ मन्नार, मानस, सुंदरवन। समुद्री गाय निम्नलिखित में से किस जीवमंडल में पाई जाती है? नौकरेक में, मन्नार की खाड़ी में, मानस में, कि सुंदरवन वाले जगह में? सी गाय, समुद्री गाय बच्चों, समुद्री गाय। समुद्री गाय का भी हम आप लोगों को इमेज भी दिखाएंगे, और हम आप लोगों को एक डुगोंग भी दिखाएंगे, जो कि इसी जगह में, इसी वाले मतलब जीवमंडल में, इसी वाले बायोस्फीयर में पाया जाता है। डुगोंग एक प्रजाति है जो कि वेजिटेरियन प्रजाति है। हम हटते हैं साइड, आप लोग दीजिएगा जवाब वीडियो को पॉज करके। चलिए, आशा करते हैं आप लोग जवाब दे दिए होंगे, और अगर आप लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर बी आया है तो एकदम आप करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट होगा। मन्नार की खाड़ी में, गल्फ ऑफ मन्नार में हम लोगों को सी गाय, सी समुद्री जो गाय है ना वो मिलेगी। अब समुद्री गाय सी काऊ को हम लोग बोलते क्या है? ये समुद्री गाय जो सी काऊ है वो है क्या? तो ये दिखाते हैं हम आप लोगों को एक इमेज, छोटू सा, यही है जो मोटल्ला मोटल्ला टाइप से आपको दिख रहा है ना, यही है समुद्री गाय। ठीक है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व जो गल्फ ऑफ मन्नार है ना, वहाँ पर हम लोगों को मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर आप अभी डुगोंग बता रहे थे, ये क्या है? हाँ भाई, डुगोंग भी हम लोगों को गल्फ ऑफ मन्नार वाली जगह मिलता है, और ये बहुत ही ज़्यादा लुप्त प्राय प्रजाति में है। हम आप लोगों को दिखाते हैं डुगोंग का इमेज। और ये जानते हैं वेजिटेरियन है, जैसे नॉन वेज वेजिटेरियन हम लोग बोलते हैं ना, ओमनीवोरस जो सर्वाहारी हो जाता है, वेजिटेरियन जो कि हर्बीवोरस हो जाता है, कार्निवोरस जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाता है। ठीक है, तो ये वेजिटेरियन है। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड पूरा का पूरा टर्म क्या कहता है। ये टर्म है गल्फ ऑफ मन्नार जो है सिचुएटेड है कहाँ पर भाई? तो कोरोमंडल कोस्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, ईस्टर्न मोस्ट कोस्ट ऑफ दी, हम लोगों का भारत का ईस्टर्न मोस्ट कोस्ट जो होता है वो कोरोमंडल कोस्ट होता है, जो कि श्रीलंका के पास में, इंडिया और श्रीलंका के पास वाले जगह में। इट इज़ सॉलो वाटर जोन, जो कि थोड़ा सा उछला
या छिछला थोड़ा सा पानी का जगह है, वहाँ पर हम लोगों को बहुत सारा एंडेंजर्ड जो लुप्त प्राय प्रजाति है ना, वो लुप्त प्राय प्रजाति हम लोगों को मिलता है, जो यहाँ पर एंडेंजर्ड एनिमल है ना, स्पीसीज है ना, हम लोगों को मिलता है। विच आर नेटिव टू दिस रीजन, जो कि यहाँ पर मिलने वाला भी है। कौन कौन सा है? वन ऑफ देम स्पीसीज इज डुगोंग। देख लीजिए, अभी जो आपको दिखाए थे ना, वही था डुगोंग। डुगोंग इज अ हर्बीवोरस मैरीन मैमल। मैमल भी है, मतलब ये स्तनपायी है, ये अपने बच्चे को फीडिंग भी करवाएगा या करवाएगी, ठीक है। और ये शाकाहारी भी, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। ये डुगोंग, और ये लुप्त प्राय भी है भाई, इसीलिए जानते हैं इसको गल्फ ऑफ मन्नार वाले जगह में, बायोस्फीयर वाले जगह में इसको जानते हैं संरक्षित किया जा रहा है, इन लोगों को रिजर्व किया जा रहा है। और छिछला पानी में रहता है ये। छिछला पानी मतलब ज़्यादा डीप वाले जगह में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा छिछला पानी में हम लोगों को मिलेगा। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोरोमंडल कोस्ट से रिलेटेड भी है जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव घाना नेशनल पार्क इन राजस्थान वॉज फॉर्मली कॉल्ड एज। सबको ही जानते होंगे, इजी है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी, काजीरंगा खिजाडिया बर्ड सेंचुरी, भरतपुर और मयानी का। खींच दिखा हमको, काजीरंगा दिख गया, असम में हम पहुंच गए। मानस और काजीरंगा। राजस्थान में केवलादेव जो घाना राष्ट्रीय उद्यान है, वो पहले किस नाम से जाना जाता था? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कि मयानी पक्षी अभ्यारण्य। और आप लोग सभी को ही जानते होंगे, इजी है। चलिए वीडियो को पॉज करिए और जवाब दीजिए फटाफट। आशा करते हैं आप लोगों का जवाब आ गया होगा, और सभी कोई जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भरतपुर बर्ड सेंचुरी दिए होंगे। पहले जो ये केवलादेव, जो अभी जिस नाम से जो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, नेशनल पार्क जो पढ़ रहे हैं ना, पहले ये बर्ड सेंचुरी होता था। पहले ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी नाम से जाना जाता था, जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है। पक्षियों को यहाँ पर जानते हैं पहले हम लोग संरक्षित करते थे, अब ये राष्ट्रीय उद्यान हो गया है, जो कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये हो जाता है हम लोगों का घाना, ठीक है। यहाँ खाना नहीं होगा, घाना खाना लिखा हुआ है, केवलादेव नेशनल पार्क, और ये खाना नहीं घाना, इसको घाना कर देते हैं। लो अब करेक्ट है, घाना नेशनल पार्क, ठीक है। हम लोगों को कहाँ मिलेगा? हम लोगों को मिलेगा राजस्थान में ये। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े टांग वाले, ये सारस है, क्रेन जिसको आप लोग सारस बोलते हैं। ये साइबेरियन सारस भी हैं, आते भी हैं बच्चों यहाँ पर, और साइबेरिया से आते हैं, सोच लीजिए, और यहाँ पर आकर के रहते, इसलिए ये पक्षी अभ्यारण्य था। यहाँ पर देखिए ना, ये बुतरू जैसा दिख रहा है इन लोगों के सामने, और इन लोगों का टांग देखिए कितना लंबा लंबा है ना, एकदम मस्त लंबा लंबा, ऐसे ऊंचा ऊंचा टाइप का दिख रहा है। और ये कित्तू सा दिख रहा है इसके सामने, एकदम बुतरू जैसा, जो कि हम लोग का भारत का एक पक्षी है। और ये सारस, जो कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आता है भाई, ठीक है। पश्चिम में, इसलिए यूरोप से उड़ करके आ जाता है यहाँ पर गर्मी में, ठीक है, ठंड वाले टाइम में। चलो आगे बढ़ते हैं। उससे अब आगे में हम लोगों को इससे रिलेटेड कुछ टर्म है, उसको हम लोग डील कर देते हैं। क्या बोल रहा है? केवलादेव जो घाना नेशनल पार्क है, राजस्थान में सिचुएटेड है, जो कि पहले जाना जाता था भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से। हम लोगों को पता है नेशनल पार्क जो है वो होम डाइवर्स है बर्ड स्पीसीज का, इंक्लूडिंग द साइबेरियन क्रेन। जो साइबेरिया का जो क्रेन है, साइबेरिया का जो सारस है, जो कि अभी आप लंबे लंबे टांगों वाले को देख रहे थे, उन लोगों का साइबेरियन क्रेन का ये पूरा का पूरा प्रजाति जो है ना, यहाँ पर मिलता है। उन लोगों का घर भी बोला जाता है ये केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को, घाना पक्षी अभ्यारण्य को। पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव नहीं हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा, नेशनल पार्क, लेकिन भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, जो कि पहले, ठीक है। चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और भी क्या है। और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यू बायो फर्टिलाइजर्स? ग्रीन ब्लू एल्गी, नाइट्रेट्स, कंपोस्ट और फार्म यार्ड मैन्योर। निम्नलिखित में से कौन एक नया जैव उत्पादक है? हरा नीला शैवाल, नाइट्रेट्स, खाद की खेत की खाद। क्या होगा इसमें? बच्चे फंसेंगे, और ये इकोलॉजी और एनवायरनमेंट दोनों का मिक्सअप वाला क्वेश्चन है, दोनों का संयोग वाला क्वेश्चन है। जल्दी से बताइएगा आप लोग की क्या होगा यहाँ पर जवाब आप लोगों का। एबीसीडी में जवाब क्या होगा, हम देखना चाहते हैं आप लोगों का जवाब। हम साइड हटते हैं भाई। आशा करते हैं आप लोगों का जवाब आ गया होगा, और आप लोगों का जवाब हमेशा आशा करते हैं ऑप्शन ए आया होगा, हरा नीला शैवाल।
ग्रीन ब्लू एल्गी आया होगा। यही जो है ना ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में, नया बायो फर्टिलाइजर के रूप में जाना जाता है, एक नया जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है। ये नया जैव उर्वरक जो है ना, इसी में हरा नीला शैवाल जो है ना, ये जैव उर्वरक के रूप में, बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ होता है और पूरा का पूरा जानते हैं प्रयोग किया जाता है हम लोगों के फार्म यार्ड में भी, मतलब प्रयोग किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ का हम लोग इसमें यूटिलाइजेशन कर सके। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा ग्रीन। अब आप कोई ना कोई तालाब में ऐसा देखे होंगे पूरा हरा हो जाता है पत्ता से, एकदम छोटू छोटू सा पत्ता होता है। आप लोग सुने होंगे लोनार लेक भी, लोनार लेक में भी ऐसा होता है, एक टाइम पे हो जाता है। तो आप लोग वहाँ पर जो सुनते हैं ना वो एल्गाई ही होता है, जिस कारण से लोनार लेक का जो एरिया है ना कभी आप लोगों को पिंक भी दिखता है। ये ग्रीन दिख रहा है तो ये हरा नीला शैवाल हो जाएगा। आप बोलेंगे सर नीला, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी इसको बोलते हैं हम लोग इसीलिए, ठीक है। और इसमें आप हाथ डालोगे ना, तो हाथ डालेंगे तो आपके हाथ में चिपक करके आ जाएगा, समझे, लेकिन फिर से यहाँ पर फैल जाएगा। हाथ डालेंगे फैलेगा ऐसे, फिर से ऐसे चिपक जाएगा, सिंक हो जाएगा, फिर से ऐसे श्रिंक हो जाएगा, फिर से ऐसे फैलेगा, ठीक है। तो ये पिंक कलर का भी होता है जो कि अलगाई के रूप में हम लोग इसको बात भी करते हैं, और यही हो जाएगा हम लोगों का न्यू फर्टिलाइजर के रूप में। चलिए देखते हैं इस रिलेटेड टर्म्स को भी हम लोग डिटेल्स में क्या टर्म बोल रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है ग्रीन ब्लू एल्गी इज अ न्यू बायो फर्टिलाइजर, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इज वन सच एग्जाम्पल ऑफ द बायो फर्टिलाइजर। मतलब साइनोबैक्टीरिया का बात कर दे या बायो फर्टिलाइजर का बात कर दे, या फिर हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी बात कर दे, या फिर हम लोग कंटेन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी बात कर दें, तो ये सारा चीज़ हम लोगों को मिलता है कहाँ, हार्नेसेस नेचुरली ऑकरिंग इनपुट्स लाइक द सोलर एनर्जी। और ये सोलर एनर्जी को लेता है, सूर्य की किरणों को, ऊर्जा को लेता है और पूरा का पूरा काम भी करता है। नाइट्रोजन एंड वाटर एंड एंश्योर टू फर्टिलिटी एंड प्लांट ग्रोथ, और एंश्योर करता है प्लांट्स के ग्रोथ में। मतलब जब भी हम लोग नीला हरा शैवाल का बात करते हैं तो ये एक जैव उर्वरक है। साइनोबैक्टीरिया या नीला हरा जो शैवाल है ना, वो जैव उर्वरक का एक ऐसा उदाहरण है जो कि एक प्रकार के जैविक उर्वरकों जिसमें जीवित जीव होते हैं और मिट्टी की उर्वरता और पौधों की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सौर ऊर्जा, नाइट्रोजन और पानी जैसे प्राकृतिक रूप में उत्पन्न होने वाले इनपुट का उपयोग करते हैं। मतलब ये पानी में भी उग सकता है, ये सौर ऊर्जा के चलते वो सब जगह में भी जहाँ पर इस लोगों को उगने का, थोड़ा सा वृद्धि करने का, ग्रोथ करने का मौका मिल जाएगा। नाइट्रोजन वाला जगह में भी जहाँ पर नाइट्रोजन ज़्यादा रहता है वहाँ पर भी ये उग जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन ब्लू एल्गी, और ये नया बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज भी करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस तो और भी है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चलिए इसको भी डील कर लेते हैं हम लोग। Which is the first national park established in India? वेलवडना नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वेलवदना नेशनल पार्क, पेरियार, बांदीपुर या फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क। अभी हम बताए भी थे आप लोगों को, और आप लोगों का जवाब करेक्ट आ जाएगा, हमको ऐसा लगता है। इसमें कोई भी फंसेंगे नहीं। अभी इसका पूरा डिटेल बताते हैं, इस नेशनल पार्क का पूरा डिटेल, इसका नामकरण कैसे हुआ और पहले किस नाम से जानते थे, कैसे कैसे इसका नाम से जानते थे। तो यहाँ पर आप लोगों का, सभी लोगों का जवाब ऑप्शन डी ही आ रहा होगा, हमको पता है, और ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और ये नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला है। अभी हम आप लोगों को इमेज दिखाए भी थे सेम, और सेम इमेज आ गया फिर से। ये टाइगर रिजर्व भी हम लोग जानते भी, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। अब इसका डिटेल देखिए क्या बोल रहा है। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, वो फर्स्ट नेशनल पार्क है किसका, भारत का, जो कि स्टैब्लिश किया गया था। कॉर्बेट नेशनल पार्क को हम लोग बोलते भी किस नाम से हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से पुकारते हैं। और नेचुरल एरिया जो है ना सदर्न उत्तराखंड का, जो कि हम लोग नैनीताल पढ़े थे, वहाँ पर ये सिचुएटेड है, नॉर्दर्न इंडिया वाले पार्ट में। अब ये स्टैब्लिश किया गया था हैली नेशनल पार्क के नाम से, हम लोग पढ़े भी हैं, जो कि 1936 में किया गया था। बट फर्स्ट रीनेम इसको कर दिया गया 1950 के मिड में, और ये रीनेम कर दिया गया चेंज द कॉर्बेट डेट डिकेट्स इन द मेमोरी, और अभी तक चला आ रहा है, कई दशकों से चला आ रहा है। ये क्यों रखा गया? क्योंकि एक ब्रिटिश जो पर्सन थे, वो स्पोर्ट्समैन भी थे और एक राइटर भी थे, जिनका नाम था जिम कॉर्बेट। उन्हीं के नाम से 1950 के मिडिल वाले टाइम से, जून जुलाई वाले टाइम से इसका नाम कर दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि अभी हम लोग कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। इसका पहले नाम था हेली
हेली नेशनल पार्क था, जब ये 1936 में बना था। तो ये पूरा का पूरा टर्म को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको रामगंगा भी कभी कभी बोल देते थे। अब आप बोलेंगे सर क्यों, क्यों सर? इसका जानते हैं नाम रामगंगा नेशनल पार्क इसलिए बोलते थे ना, क्योंकि ये रामगंगा नदी के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं ना। ये रामगंगा नदी जो है ना, जो कि उत्तराखंड वाले एरिया में होकर के बहती है, और उसके पास में होने के चलते भी इसको रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी पुकार देते हैं। ठीक है, भगवान के नाम से भी है। और हेली वाला जो था वो तो हिस्ट्री वाला बात हो गया, और अभी भी हम लोग किस नाम से पुकारते हैं वो भी हो गया। तो भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला नेशनल पार्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हम लोगों का आज का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को जवाब देना आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहे हैं, ताकि इसका जवाब ना आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका डिटेल लिखें। और ऑप्शन जो है उसका ऑप्शन ABCD में से A क्यों होगा, B क्यों होगा, या C क्यों होगा, या D क्यों होगा, जिसका डिटेल्स में जवाब आया, फिर से जिनका डिटेल में जवाब आएगा उनको इकोलॉजी के लिए और भी क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। एनवायरनमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। पॉलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। उनको हम पर्सनल बात करके उनके लिए कुछ सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ ऐसा नहीं है कि 2 समोसा खिला देंगे, ऐसा नहीं। उनको इकोलॉजी का या फिर एनवायरनमेंट का कुछ स्पेशल नोट्स या पढ़ने का तरीका बता दें। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोगों को देना है। इस क्वेश्चन का जवाब, इसको हम स्टार मार्क बना देते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जवाब आप लोगों को लिखना है। चलिए, तो फिर हम लोग मिलेंगे बाकी आगे क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।